Our today topic is print and the poor people. अब गरीब लोग जो थे उन तक प्रिंट कैसे पहुंच रहा है, इस चीज़ को हम पढ़ेंगे आज. Very cheap small books were brought to markets in 19th century Madras towns and sold at crossroads, allowing poor people traveling to markets to buy them. अब सस्ती किताबें जो हैं वो मार्केट्स में आई, चौराहों पर, सड़कों पर जो है देखी गई. लोग जो हैं इजीली उसको जा सकते हैं मार्केट में ख़रीदने के लिए, खासकर गरीब लोग जो थे. Public libraries were set up from the early 20th century, expanding the access to books. These libraries were located mostly in cities and towns and at times in prosperous villages. Rich local patrons, तो थोड़े से अमीर लोग जो होते थे जिनके पास अच्छा पैसा होता था वो लोग इस तरह की लाइब्रेरी बनाते हैं. सेटिंग अप ए लाइब्रेरी वाज ए वे ऑफ एक्वायरिंग प्रेस्टिज, ताकि उनका थोड़ा सा आदर मान जो है बना रहे और लोगों तक पहुंच की जा सके किताबों की. फ्रॉम द लेट 19th century, issues of caste discrimination begin to be written about in many printed tracts and essays. तो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जो था, अंतर जो किया जाता था, भेदभाव जो किया जा रहा था, उसको लेकर के लिखा जाना शुरू कर दिया गया. ज्योतिबा फुले, सोशल वर्कर, आपने नाम भी सुना होगा इनका काफ़ी. मराठा पाइनियर ऑफ लो कास्ट प्रोटेस्ट मूवमेंट्स wrote about injustices of the caste system in his गुलामगिरी. एक बुक पब्लिश करी है इन्होंने 1871 के अंदर, गुलामगिरी, जिसमें इन्होंने इस चीज़ को जो है एक्सप्रेस किया. इन द 20th century, B.R. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर in Maharashtra and Ramaswamy Naikar in Madras, better known as Periyar, wrote powerfully on caste and their writings were read by people all over India. तो इन्होंने भी इस चीज़ को लेकर के काफ़ी कुछ लिखा और काफ़ी ज़्यादा इसे पढ़ा भी गया लोगों के द्वारा. Workers in factories were too overworked and lacked the education to write much about their experiences. अब वर्कर्स जो थे फैक्ट्रीज के अंदर काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन उनको पढ़ने लिखने का कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है उनके पास. ऐसा उनके साथ कभी नहीं हुआ कि वो स्कूल्स में गए हों या उन्हें पढ़ने को मिला हो. बट काशी बाबा, जो कि एक मिल वर्कर है, एक कानपुर मिल वर्कर, रोट एंड पब्लिश्ड छोटे और बड़े का सवाल इन 1938 टू शो द लिंक्स बिटवीन कास्ट एंड क्लास एक्सप्लॉयटेशन. इसने भी सोसाइटी को लेकर के काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ पर लिखा, क्लास कैटेगरीज के बारे में, कि सोशल लिंक्स जो इन्होंने दिखाया कि कोई भी दो धर्म जो है, दो जाति जो हैं, वो कैसे काम कर रही हैं, एक क्लास क्या करती है और दूसरे का कैसे एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है. द पोएम्स ऑफ अनदर कानपुर मिल वर्कर who wrote under the name of Sudarshan Chakra between 1935 and 1955 were brought together and published in a collection called Sachi Kavitaएं. By the 1930s, Bangalore cotton mill workers set up libraries to educate themselves. In one of the example of these libraries, which was established by बॉम्बे वर्कर्स. तो ऐसी कविताओं की किताब भी आ गई अब साची कविताओं के नाम से. These were sponsored by social reformers who tried to restrict excessive drinking among them, to bring literacy and sometimes to propagate the message of nationalism. तो ये सब कौन कर रहा था? जो उस समय रिफॉर्मर्स थे, सोशल रिफॉर्मर्स जो थे, जो लोगों को पीने से रोकना चाहते हैं, काम के ऊपर रखना चाहते हैं, पढ़ना लिखवाना चाहते हैं. तो ये एक मैसेज जो है उन तक कन्वे करना चाहते हैं वो लोग, नेशनलिज्म के बारे में.
Students, this is the last topic of our lesson, print and censorship. In this topic, we have a main question. What do you mean by Vernacular Press Act? ये एक एक्ट बनाया गया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के नाम से. तो ये क्या था, कब ये एक्ट बना था और इसके अंदर क्या पॉलिसीज थी? दिस इज द मेन क्वेश्चन रिलेट्स टू दिस टॉपिक. नाउ स्टार्ट. द colonial state under the East India Company was not too concerned with censorship. अब सेंसरशिप के बारे में आपने पढ़ा होगा. सुना भी होगा. लास्ट क्लासेस में भी हमने थोड़ा सा इसका जिक्र किया था सेंसरशिप का, कि गवर्नमेंट क्या करते थे, ब्रिटिशर्स क्या करते थे कि लोगों की थिंकिंग्स के ऊपर, लोग क्या लिख रहे हैं उसके ऊपर थोड़ी सी एक लगाम रखी जाती थी. देखा जाता था कि कहीं कुछ ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंपनी के अगेंस्ट में तो नहीं जा रहा कुछ. कंपनी वॉज नॉट टू कंसर्न विद सेंसरशिप. इट्स अर्ली मेजर टू कंट्रोल प्रिंटेड मैटर वर डायरेक्टेड against Englishmen in India who were critical of company misrule and hated the actions of particular company officers. तो मेन इसमें क्या देखा जाता था, प्रिंटिंग के ऊपर कंट्रोल, इंग्लिशमैन्स या ऑफिसर्स के बारे में कहीं कुछ गलत तो नहीं आ रहा. कंपनी वॉज वरीड दैट सच क्रिटिसिज्म माइट बी यूज्ड बाय इट्स क्रिटिक्स इन इंग्लैंड टू अटैक इट्स ट्रेड मोनोपोली इन इंडिया. अब कंपनी को अंदर ही अंदर एक चीज़ और सता रही है, एक डर हो रहा है कि अगर ये लोग खुल कर के लिखेंगे कंपनी के बारे में, ब्रिटिशर्स के बारे में, और अगर ये चीज़ हमारी कंट्री में पहुंच गई, ब्रिटेन तक पहुंच गई, इंग्लैंड तक पहुंच गई, तो वहाँ पर हमारा क्या जो है प्रेशर रहेगा, क्या चीज़ दिखेगी कि देखो जी ये लोग इंडिया के अंदर गए और वहाँ पे क्या कर रहे हैं ये लोग, क्या इनके साथ हो रहा है. बाय द 1820s द कैलकाटा सुप्रीम कोर्ट पास्ड सर्टेन रेगुलेशंस टू कंट्रोल प्रेस फ्रीडम. तो 1820 के अंदर कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट ने एक एक्ट बना दिया जिसमें जो प्रेस थी, लिखने वाले जो लोग थे, उनकी जो कंट्रोल कर दिया गया, उनको थोड़ा सा उनकी फ्रीडम जो है रोक दी गई. The company began encouraging publication of newspapers that would celebrate British rule. In 1835, faced with urgent petitions by editors of English and vernacular newspapers, अब इनके ऊपर एक बैन लगा दिया गया कि आप सरकार के खिलाफ कुछ नहीं लिखोगे, गलत कुछ नहीं लिखोगे जिससे सरकार को मान सम्मान खराब होता है जिसका. तो फिर इन्होंने एक पिटीशन लगाई, फिर से एक अर्जी लगाई, और वो कहाँ जाती है, गवर्नर जनरल बेंटिक के पास, और वो फिर से तैयार हो जाता है टू रिवाइज प्रेस लॉज, कि प्रेस के लिए जो नियम है, जो कायदे कानून है, वो फिर से थोड़ा सा तैयार किए जाएंगे. थॉमस मकॉले, ए लिबरल colonial official, formulated new rules that restored the earlier freedoms. तो इसने फिर से एक नया लेखा जोखा तैयार किया, जो कि पहले की जो फ्रीडम्स थी उनको थोड़ा सा वापस देने का काम कर रहा है. आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 द एटीट्यूड टू फ्रीडम ऑफ द प्रेस चेंज्ड. तो 1857 की क्रांति हुई तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो थोड़ा सा और प्रेशर में आ गई अब, कि अगर ये लोग खुल कर के विरोध करना शुरू कर रहे हैं, प्रेस में भी ऐसा हो गया, तो हमारे लिए और ख़तरा हो सकता है. इंग्लिशमैन डिमांडेड ए क्लैम्प डाउन ऑन द नेटिव प्रेस. तो अंग्रेज़ों ने अब क्या किया, उसको दबाने की और कोशिश करी. In 1878, the Vernacular Press Act was passed, modeled on the Irish Press Laws. तो एक नया कानून बनाया गया एक मॉडल के रूप में, जो कि आयरिश प्रेस लॉज था, उसको देखते हुए यहाँ पर इन्होंने वर्नाकुलर एक्ट तैयार कर दिया. एक एग्जाम्पल लेते हुए उसका, इट प्रोवाइडेड द गवर्नमेंट विद एक्सटेंसिव राइट्स टू सेंसर रिपोर्ट्स एंड एडिटोरियल्स in the vernacular
प्रेस। तो ये क्या करता था, गवर्नमेंट को राइट्स दे दिए इसने कि आप उनके काम में दखल अंदाजी कर सकते हैं, सेंसर कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं आप उसको। फ्रॉम नाउ ऑन द गवर्नमेंट kept regular track of the vernacular newspapers published in different provinces। तो सरकार ने अब आंख रखनी शुरू कर दी, नज़र रखनी शुरू कर दी इन वर्नाकुलर न्यूज़पेपर्स पर कि वो क्या लिख रहे हैं, क्या पब्लिश कर रहे हैं। When a report was judged as seditious, the newspaper was warned, and if the warning was ignored, the press was liable to be seized। तो जब भी कोई ऐसी खबर छपने को दिखती कि प्रेस सही काम नहीं कर रही है, सरकार के खिलाफ जा रही है, तो उससे पहले तो चेतावनी दी जाती है, वार्निंग दी जाती है। वार्निंग से भी अगर वो नहीं मान रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं वार्निंग को, तो उस प्रेस को सीज किया जाता है, ताला लगा दिया जाता है। एंड द प्रिंटिंग मशीनरी कॉन्फिस्केटेड, और उनकी प्रिंटिंग मशीनरी जो है ना वो जब्त कर ली जाती है। Despite repressive measures, nationalist newspaper grew in numbers in all parts of India। अब एक तरफ तो ये दबाव वाले तरीके चल रहे हैं, दूसरी तरफ नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर ग्रू इन नंबर्स इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया। काफ़ी सारे न्यूज़पेपर्स जो हैं और शुरू हो रहे हैं। दे रिपोर्टेड ऑन कॉलोनियल मिसरूल एंड एनकरेज्ड नेशनलिस्ट एक्टिविटीज़। तो इन्होंने भी अब एक विरोध दिखाया कि कॉलोनियल जो है किस तरह से गलत शासन कर रहे हैं। दिस इज द टर्न लेड टू ए रिन्यूड साइकिल ऑफ प्रोसिक्यूशन एंड प्रोटेस्ट व्हेन पंजाब रेवोल्यूशनरीज वर डिपोर्टेड इन 1907। बाल गंगाधर तिलक wrote with great sympathy about them in his केसरी। जब पंजाब के अंदर ऐसा ही एक विद्रोह हुआ तो 1907 के अंदर 1907 में